चलो अच्छी बात है। कल क्वेश्चंस नहीं किए थे, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फिर आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? क्या क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवीजन ही तो हो रहा है बेटा, फिर भी कुछ बाकी रहेगा तो बता देंगे, है ना? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा करेक्ट है? लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट, गलत बात है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सही बात है। सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, गलत है। कैसे मूव करते हैं? एक्टिवली मूव करते हैं। प्रोटीन मेक अप टू 60 to 70% डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है, लेकिन आरबीसी में कितना होता है? 52 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम? दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, गलत। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए, गलत। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, यही गलत हो गया। These are composed of ribonucleic acid and protein, सही। Ribosomal RNA is actively synthesized in न्यूक्लियोलस। कौन होगा? न्यूक्लियोलस। तभी कहते हैं सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, है ना? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल? ये तो राइबोसोम ही होगा ना, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। क्यों? ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है। कौन कौन से ऑर्गेनल में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, which one of the following cellular part is correctly described? Thylakoid flattened membranous sac forming the grana of chloroplast, सही है कि गलत है? सही है। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, क्या करता है सेंट्रियोल? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और सेंट्रोसोम बनाता है और वेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला बनाता है। तो ये गलत हो गया। पूछा क्या हमें? सही। राइबो सारे देख लेते हैं। राइबोसोम दो जोन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s वाई दोज इन साइटोप्लाज्म, उल्टा बोल दिया ना। क्लोरोप्लास्ट में 70s और उसमें 80s। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट पीएच ऑफ अबाउट 8.5, 7 से कम आएगा ना 5.6, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या बना दिया? क्या है ये आ रहा है क्या? अच्छा। Which of following organelle in the figure correctly matched with its function? गोल्गी बॉडी तो है नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही कट हो गए। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है वो? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी बनाता है। तो आंसर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कौन करता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन सा करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। तो ये तो गलत हो गया। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। इन अरे इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, सही बात है। इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू, ये कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, क्रोमेटोफोर, तो कौन आ जाएगा? ये आंसर ज्यादा आ रहा है। ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज ए, क्या आएगा? ए। सिम्प्लास्ट क्या होता है? दो पाथवे होते हैं ना वाटर ट्रांसपोर्ट के, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। जब सेल के अंदर से जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ पानी, तो क्या होगा? सिम्प्लास्ट। न्यूक्लियोप्लाज्म आर ई आर क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो आंसर क्या आ गया? पहला। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? मीजोजोम। कौन करेगा? मीजोजोम।
The solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as माइक्रोफिलामेंट। कौन आएगा? माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि सबसे कम डायमीटर किसका होता है? माइक्रोफिलामेंट का। इंटरमीडिएट का कितना होता है? 10 to 15 और माइक्रोट्यूब्यूल्स का 25। और ये मतलब सिंगल मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है। कौन? माइक्रोफिलामेंट। लेकिन इंटरमीडिएट कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन में। और माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल से बना है कि डबल मोनोमर यूनिट से? डबल मोनोमर यूनिट है ना, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, है ना। माइक्रोफिलामेंट आंसर आ जाएगा इसका। सेंट्रियोल क्या बनाएगी? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। क्लोरोफिल में थाइलेकोइड आ जाएगा। क्रिस्टी क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है। तो 4213 किस में है? 4213। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फ्लैजिला की हेल्प से। फिमरी क्या होती है? सरफेस स्ट्रक्चर होती है, ब्रिस्टल लाइक होती है और किस में हेल्प करती है? अटैचमेंट में। किस पे अटैचमेंट में? होस्ट्स की सेल से और रॉक वगैरह से, सबस्ट्रेट से, कहीं पे भी। सीलिया बैक्टीरिया में होते हैं क्या? यूकैरियोट में होते हैं। और किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। ठीक है। पिली प्रोकैरियोट में होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस में हेल्प करती है? सेक्सडक्शन में। किस में? सेक्सडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप किसका न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव है? RER। बताया था कल, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में रहता है? RER के। तो आंसर क्या आएगा इसका? RER। RER क्या होता है? द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। देखो वोल्वोक्स क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी क्या है? यूकैरियोट, तो इसमें होगा। एनाबीना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है? प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। म्यूकर क्या है? फंजाई। और फंजाई किस में आता है? यूकैरियोट में। ठीक है। वुचेरियरिया क्या है? निमेटोड्स होता है ना, हाथी पाँव डिजीज करता है। ये भी क्या है? यूकैरियोट है। तो न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है? एनाबीना। द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना। क्रिस्टी कहाँ होती है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रोमा क्या है? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी स्पेस है। स्ट्रोमा लेमिली क्या है? दो थाइलेकोइड को या फिर दो ग्रेना को जोड़ने वाली यूनिट। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। गलत बात, होता है। क्लोरोप्लास्ट गलत। न्यूक्लियस में होता है, ये भी गलत। तो किस में नहीं होता? राइबोसोम में नहीं होता। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। RER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस नहीं करता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, ये भी गलत हो गया। ये कौन करेगा? ग्लाइकोजन। माइक्रोबॉडीज करती है। हाँ ग्लाइकोजन भी बनाता है, वो क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट? कोलिजोम क्या होता है फिर? mRNA प्लस राइबोसोम। mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे तो पॉलीजोम बनेगा। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन, ये सब क्या है? इंक्लूजन बॉडी है। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। एंड के क्लोज है। क्लोज टू बोला है ना, ऐसे बोलता है ना एट द एंड, तब टिलोसेंट्रिक होता। क्लोज द एंड तो क्या आ जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। A somatic cell that has just complete the S phase of, ये तो गलत क्वेश्चन आ गया।
सेल साइकिल का है, नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, होता है। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। राइबोसोम होता है। मीजोसोम, तो क्या पूछा है जो नहीं होता, तो आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन? इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। मीजोसोम मेम्ब्रेन की ही तो फोल्डिंग है ये। सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, विद मेम्ब्रेन्स आर, लाइसोसोम में भी है, गोल्गी अपरेटस में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। न्यूक्लियाई राइबोसोम हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम राइबोसोम गलत, इसमें भी राइबोसोम आ गया, तो आंसर ए। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें नहीं होता? माइकोप्लाज्मा। वैसे ये यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था। मोस्टो किसमें आता है? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। एस्परजिलस क्या है? फंजाई है। फंजाई में सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। फ्यूनेरिया क्या है? मोसेस। मोसेस क्या है? प्लांट, और प्लांट में सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की। तो आंसर कौन बच गया अपना? माइकोप्लाज्मा। ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल से को हटाने के बाद जो बचता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल हटा दो तो जो बचेगा वो क्या होगा? साइटोसोल होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल को हटाने के बाद जो बचेगा, प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म एक ही बात। क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन, फोटोसिंथेसिस करेंगे। रेस्पिरेशन कौन करवाएगा? मीजो मीजोजोम। ग्रोथ किससे होती है? बैक्टीरिया में ग्रोथ सेल डिवीजन से। मूवमेंट कौन करवाएगा? फ्लैजिला। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच, किम्बरी। थाइलेकोइड क्या होगा? थर्ड आएगा इसमें। क्रिस्टी क्या आएगा? इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी, दिस सेप स्ट्रक्चर इन गोल्गी बॉडी। क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो 3 4 1 2 कौन से में है? 3 4 1 2। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, लाइट रिएक्शन किस में होती है? थाइलेकोइड में। कहाँ होगी? थाइलेकोइड में। स्ट्रोमा में कौन सी होगी? डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड में। तो आंसर क्या आएगा? थाइलेकोइड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है ना दोनों, ठीक है। formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। ये गलत हो गया ना, डीएनए भी होता है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है, तो ए सही है, बी गलत है। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूट ऑफ सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल। न्यूक्लियोसोम नहीं होता। सीलिया, फ्लेजिला होता है, प्रोक्सीसोम में नहीं होता। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। इसमें क्रोमेटिन नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। तो बेस्ट आंसर कौन सा आ गया? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियाई में डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें सिंगल। सेलेक्ट द मिसमैच। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में होते हैं क्या? किसमें होते हैं? पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता। प्रोटिस्ट्स यूकैरियोट होते हैं। मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है ना, तो ग्रीन बैक्टीरिया बोल सकते हैं। A cell organelle containing hydrolytic enzyme, lysosome,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्स, ये बताओ। एनर्जी की बात आएगी वहां कौन आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, स्टिकी करेक्टर कौन प्रोवाइड करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी राइबोसोम में, ये तो बता दोगे, बहुत सारे राइबोसोम जब किस पे अटैच होंगे, एमआरएनए पे, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलीजोम या फिर पोलीराइबोसोम। ये पहला आंसर आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, सैक्रोमाइसिस क्या है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, ईस्ट क्या है, यूकैरियोट, तो ये नहीं होगा। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, तो ये क्या होगा, प्रोकैरियोट। ओसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया है, तो प्रोकैरियोट। नोस्टोक भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पूछा क्या है, जो प्रोकैरियोट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सैक्रोमाइसिस। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। हाँ, सेक्रेटरी वेसिकल बनाएगा, बनाएगा ना, कैसे कैसे, ये आंसर कैसे हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगी, ट्रांजिशन वेसाइकल, वहां से जो भी बना है वो कहाँ आएगा, गोल्गी बॉडी की सिस्टर्ने में, वहां पे क्या होगा, पैक, पैक होने के बाद में वो क्या बनाएगा, सिक्रेटरी वेसाइकल्स, उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ सीक्रेट हो जाएंगे या फिर सेल के अंदर काम में ले लिया जाएगा, है ना, यही होता है ना। अरे होता है कि नहीं, याद आया कुछ, बहुत कुछ क्या, अरे इतना ज्यादा नहीं याद करना था, अरे तुम्हें तो कुछ याद करने का बोलो तुम पता नहीं कहाँ खो जाते हो, सब्जेक्ट पे ही रहना है ना, दूसरी जगह मूव नहीं करना होता। Which of the following is true for nucleolus? Larger nuclei are present in dividing cell. नहीं, protein synthesis. It is a membrane bound structure. गलत बात। फिर क्या है? It is a site for active ribosomal synthesis. सही बात। It take part in spindle formation. गलत बात। कौन करता है इसमें? स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल। ऐसे गुस्से में काहे बोल रही हो? Which of following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? ये होगा क्या? नहीं होगा। फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये होते हैं सारे। क्या नहीं होता? प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन नहीं होता, ठीक है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर टू एज पी एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली। छोटी को पी बोलेंगे, क्या क्या बोला? शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म, तो पी और क्यू ही तो होगा। पी और क्यू ही तो बोला है, क्या दिक्कत होगी इसमें? क्यों नहीं हो सकता है? बड़ी वाली आर्म क्यों होती है, छोटी वाली आर्म भी होती है, कल तो बताया था ना। अच्छा, रेस्पेक्टिवली नहीं पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? लाइसोसोम, ये तो सही है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, सही है। एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, सही है ना। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके पैकेजिंग से? गोल्गी बॉडी, तो ये क्या है? गलत। तो आंसर क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। लाइसोसोम, वैक्यूल। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, बचेगा कौन सा? विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, the following cell organelles is present in the highest number in secretory cells? होगा। सिक्रेशन का काम किसका होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस आरएनए, किसकी बात कर रहा है ये? न्यूक्लियोलस की कर रहा है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन है?
न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या करती है? राइबोसोमल आरएनए बनाती है। तो आंसर क्या आएगा? आरआरएनए, है ना। वैसे प्रोटीन भी बनाती है लेकिन ज्यादा क्या आएगा? आरआरएनए आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन, बता ही दोगे, गोल्गी बॉडी। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? माइक्रो बॉडी आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सही है क्या? सही है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। सही बात है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन। सही है। Mature sieve tube element possesses a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelle। झूठ बोल दिया ना। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, नहीं होता। ये क्या है? गलत बात। पूछती क्या है? गलत बात। तो आंसर क्या आ गया? डी। क्रिस्टी क्या होता है बेटा जी? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड क्या होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सिस्टर्नी, इस शेप सेक इन गोल्गी बॉडी। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 बी आंसर आ जाएगा। When the centromere is situated in the middle of two metacentric आ जाएगा। The organelles that are included in the endomembrane system, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, यही आ जाएगा। बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है तो नहीं होगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक फर्स्ट, सब मेटासेंट्रिक फोर्थ, टीलोसेंट्रिक सेकंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर, टू। Which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? SCR the site of lipid synthesis, सही है। RER has ribosome attached to ER, सही है। SCR devoid of ribosome, सही है। In prokaryote only RER present, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन होगा? वो दोनों होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ACE। तो पहला ही आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन? इसी बार का क्वेश्चन है। प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? मोटिलिटी। क्या करते हैं? मोटिलिटी। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं आ सकता क्या आंसर? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है ना। सिंथेसिस नहीं करेगा, प्रोटीन का बना है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है। हाँ बेटा, सब मिलेगा। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ लिखा है। रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? राइबोसोम चाहिए। और क्या चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए ये बताओ। आरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए। ठीक है, तो आरएनए भी तो होता है उसमें, राइबोसोम के अलावा आरएनए भी।
हाँ, आरएनए चाहिए होता है। दूसरी बात उसमें क्या चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है। तीसरी क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए होता है उसमें। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो इसमें आरएनए भी होता है। क्या सिक्रेटरी सेल क्यों बोला गोल्गी बॉडी को? गोल्गी बॉडी सिक्रेशन में हेल्प करेगा ना बेटा जी। गोल्गी बॉडी से अदर जैसे लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी के सिक्रेशन प्रोसेस से तो बनेगा, या फिर पैकेजिंग प्रोसेस से बनेगा। तो जो भी पैक हुआ है मटेरियल उसको सिक्रेट आउट कौन करेगा? सिक्रेटरी वेसाइकल्स करेंगे ना। और सिक्रेटरी वेसाइकल्स किसके बने हैं? सिक्रेटरी वेसाइकल किससे बने? गोल्गी बॉडी से बने हैं ना, इसलिए। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। चले आगे। अब बेटा हेडिंग लगाओ, चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ, चले। कोई और डाउट है किसी को? नहीं है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो देखो बेटा जी, कोई भी सेल है सेल, वो पहले क्या करेगी? डिवाइड कर लेगी पहले ही। पहले ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। ग्रोथ मतलब क्या बढ़ाएगी? वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने से, है ना। अगर सेल की ग्रोथ की हम बात करेंगे तो कौन सी ग्रोथ की बात करेंगे? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की। जब सेल ग्रो करती है तो उसका क्या बढ़ता है? साइटोप्लाज्म बढ़ता है। सेल छोटी सी थी, उसने क्या किया? अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करवाया, सेल की क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। ठीक है। साइटोप्लाज्म बढ़ा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल उस साइटोप्लाज्म पे क्या हो गया? कम हो गया। तो सेल क्या हुई? डिवाइड की। ठीक है। सेल डिवाइड की, वापस से वो सेल क्या करेगी? वो ही प्रोसेस रिपीट करेगी। देखो ये सेल थी मेरे पास, ठीक है। इसने क्या की? साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया। क्या किया? साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया, मतलब इसकी क्या हुई? ग्रोथ हुई। ठीक है। तो ये कैसी हो गई? ऐसी हो गई। ठीक है। ये सेल की क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद में सेल में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। क्या हुआ? डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हुआ तो वापस से दो छोटी छोटी सेल बन गई। अब ये सेल वापस से क्या होंगी? ग्रोथ करेंगी। वापस से क्या करेंगी? डिवीजन करेंगी। ये प्रोसेस क्या होता रहता है? कंटिन्यू चलता रहता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? सेल साइकिल। क्या बोल देते हैं? सेल साइकिल। जहाँ से शुरू हुआ है वापस वहीं आके खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? साइकिल। ठीक है। तो कौन कर रहा है ये प्रोसेस? सेल। तो क्या बोल दिया इसको? सेल साइकिल, है ना। अब देखो, कोई भी इंसान होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इंसान नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, वो किससे बना है? सेल से बना है। कितनी सेल से? मतलब बनता किससे है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक सिंगल सेल से होती है ना। कहाँ से होती है? एक सिंगल सेल से। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किससे है? एक सिंगल सेल से बना है। हम भी इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सबसे कॉम्प्लेक्स प्राणी कौन है धरती पे? इंसान, है ना। सबसे कॉम्प्लेक्स प्राणी है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स प्राणी भी किससे बना है? एक सिंगल सेल से। और वो सिंगल सेल कौन सी है? जाइगोट। कौन है? जाइगोट। कैसे बना जाइगोट से इंसान? फ्यूजन। अरे फ्यूजन होके ही तो जाइगोट बना है। मैंने बोला जाइगोट से इंसान कैसे बना? डिवीजन से। किससे? डिवीजन से। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता था? माइटोसिस डिवीजन होता था। और क्या होता था? क्लीवेज होता था। क्या होता था? क्लीवेज होता था।
ठीक है, तो मतलब एक छोटी सी सेल ने इतना बड़ा इंसान तैयार कर दिया। कैसे किया? डिवीजन से। डिवीजन से कैसे किया? डिवीजन होने से क्या हुआ? साइटोप्लाज्म तो बढ़ेगा बेटा जी, वो तो ग्रोथ से बढ़ता है साइटोप्लाज्म, तो डिवीजन से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ सेल्स। और नंबर ऑफ सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाए, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बन गया? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एक सिंगल सेल क्या करती है? होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। डिवीजन से क्या होता है? एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो पहले ये छाप लो। सिंगल सेल, मैं बोल दूं, every organism made up of a single cell. Every organism made from single cell। किससे बने हैं? सिंगल सेल से बने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन में क्या होता है? वो सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में क्या होगा बेटा जी? सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इतनी बात? अरे ठीक है। चलें आगे? यस मैम? नो मैम? सेल साइकिल क्या होता है? ये होता है बिल्कुल सही बात है, ये सेल साइकिल होता है। अगर तुम्हें सेल साइकिल को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? क्या? जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही सेल का भी एक साइकिल होता है। सही है, तुम बताओ। रिपीटेड प्रोसेस होता है। किसका? सेल साइकिल का। अच्छा, और कोई? ग्रोथ होता है और डिवाइड होता है, साइमल्टेनियस होता है। और कोई? बताओ बेटा।
पढ़ लिया एनसीईआरटी से? नहीं, सही बोली है। वो इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंशियल इवेंट्स जिसकी वजह से सेल क्या करती है, अपना जीनोम डुप्लीकेट करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है किसमें, डॉटर सेल में, ठीक है, और क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। वो सीक्वेंशियल इवेंट्स जिसमें सेल अपना, सेल ग्रो करेगी, अपना जीनोम डुप्लीकेट करेगी, और क्या करेगी, डिवाइड होगी, और क्या होगी, डिवाइड होगी। उन सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स को एक साथ हम क्या कह देते हैं, सेल डिवीजन कह देते हैं, सेल साइकिल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेल साइकिल। सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। क्या है, सेल साइकिल का ही एक पार्ट। तो हम बात करते हैं बेटा जी डेफिनेशन की, किसकी, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which cell, in which duplicate cell duplicate its genome, सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करेगी, ठीक है, क्या करेगी, ग्रो करेगी एंड डिवाइड हो जाएगी, और क्या करेगी, डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन कर लेगी। उसको क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। सेल ने अपना जीनोम, जीनोम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को जीनोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जीनोम का मतलब डीएनए से ही लिया गया है, लेकिन जीनोम एक्चुअल में होता क्या है? हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया था, क्वेश्चन छोड़ दिया था, वेरी गुड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, सीक्वेंस करते हैं ना जीनोम की। और जीनोम में क्या होता है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जो भी हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। जैसे अपने अंदर 46 क्रोमोजोम है, 46 है तो 23 के पेयर में है ना, मतलब बाकी एक्स और एक्स दोनों सेम ही होंगे। क्रोमोजोम नंबर 20 के दो पेयर हैं तो दोनों सेम ही होंगे, तो एक की स्टडी कर लो तो दोनों का पता लग जाएगा ना। तो कितने क्रोमोजोम की स्टडी करते हैं जीनोम में, 23 या 24? 24 की करते हैं, क्योंकि मेल में एक्स और वाई क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जीनोम की बात करते हैं हम, जीनोम क्या होता है, क्या होता है जीनोम, भी तो बोला, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का हैप्लॉइड कंटेंट क्या होता है, जीनोम होता है। लेकिन यहाँ पे जीनोम किसको बोला गया है, डीएनए को। उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, सेल ग्रो करेगी और सेल डिवाइड हो जाएगी। जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कैरियो, बेटा कैरियोकाइनेसिस तो डिवीजन में पहुंच गए तुम, क्या, तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल करने के लिए तो डिवीजन होगा ना, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। बेटा कोई फादर है, कोई मदर है, ठीक है, फादर के पास डीएनए है, मदर के पास डीएनए है। अब उनको क्या करना है, अपने बच्चों में उसको भेजना है। अगर वो अपना वाला बच्चों में भेज देंगे तो खुद के पास क्या बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो पहले उसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। जैसे एक सेल है, उसके पास डीएनए है, ठीक है, वो डीएनए उसको क्या करना है, डॉटर सेल में भेजना है। तो वो एज इट इज भेज देगी क्या, नहीं भेजेगी ना। वो उसकी पहले क्या करेगी, कॉपी करेगी, और वो कॉपी वाला डीएनए किस में जाएगा, डॉटर्स में जाएगा, किस में जाएगा, डॉटर सेल में। ऐसा क्यों, कॉपी कॉपी क्यों किया, तभी तो देखो वेरिएशन आते हैं ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, क्योंकि जब जीनोम डुप्लीकेट होता है तो उसकी क्या की जाती है, कॉपी की जाती है। और कॉपी हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आता ही है ना। तो मतलब नेक्स्ट डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डॉटर सेल को
डीएनए देने के लिए पेरेंट सेल का डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। समझ गए बात को। ये तो था अपना सेल साइकिल। सेल साइकिल को बेटा जी दो फेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। तो सेल साइकिल डिवाइड इनटू टू फेज, सेल साइकिल डिवाइड इनटू टू फेज। अगर तुमसे पूछे कि सेल साइकिल को कितनी फेज में डिवाइड किया गया है, दो फेज में, और उन फेजेज के नाम क्या है, पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। अगर ऑप्शन में दे रखा हो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस तो क्या करोगे, लगाओगे आंसर। तो क्योंकि वो क्या है, एम फेज का पार्ट है। अगर सेल साइकिल का पूछे तो दो फेज, एक इंटरफेज और दूसरी एम फेज, ठीक है। और ऐसे पूछे कि कैरियोकाइनेसिस की फेज कितनी है तो क्या बताओगे, पहले ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेल साइकिल को कितनी फेज में डिवाइड किया गया है, दो फेज में। कौन कौन सी, इंटर और एम फेज। अब देखो हर एक सेल जो होती है ना, उसमें सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो अलग अलग होता है, ठीक है। सब सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेम नहीं होता, ठीक है। सब सेल में मतलब क्या होता है, क्या ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या करता है, वेरी करता है, किससे, सेल टू सेल, ठीक है। जैसे मैं बात करूं ईस्ट सेल की, इसकी ईस्ट की सेल की, तो कितना होता है 90 मिनट, कितना होता है 90 मिनट। मैं बात करूं इंसानों की तो कितना होगा 24 आवर्स, ठीक है। चलो आगे, हाँ तो लिखो, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन ईस्ट सेल, इन ईस्ट सेल साइकिल कैसा होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, और ह्यूमन में कितना होगा, ईस्ट में कितना होगा 90 मिनट, ह्यूमन में कितना होगा 24, 24 घंटे का लाइफ क्या होगा, सेल साइकिल हो, ठीक है। देखो दो फेज बताई हमने, कौन कौन सी, एक इंटरफेज और एक एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए, मतलब डिवीजन की तैयारियां होती है किसमें, इंटरफेज में। और एम फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है। एम फेज में क्या होता है, डिवीजन। अब मेरे को बताओ, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी काम होता है, उसकी तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है कि वो काम करने में ज़्यादा टाइम। जैसे तुम्हें जाना है कहीं पे मिलने, है ना, तो उसकी तैयारियां, तुम कपड़े वपड़े प्रेस करने लग जाते हो, मतलब क्या पहन के जाना है, ये वाला इस पे जाएगा कि नहीं, है ना, कौन सी हेयर स्टाइल बनानी है ना, कैसे, मतलब बालों को, लड़कियों में तो हेयर स्टाइल, लड़के भी ऐसे कम थोड़े ना है, कौन जेल वेल लगा के पूरा, है ना, गिफ्ट में क्या लेना है ना, दिमाग में पहले से चलने लग जाता है। और मिलना कितना, 1 घंटे का मुश्किल से, है ना, घर वालों को भी तो जवाब देना है ना। तो मतलब बहुत कम टाइम होता है ना। और तैयारियों में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो तैयारी कौन सी फेज में कर रहे हैं हम, इंटरफेज में। तो कौन सी फेज में ज़्यादा टाइम लगेगा, इंटरफेज में लगेगा। और एम फेज में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। एम फेज में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। बेटा ऐसे एग्जाम्पल नहीं देते, ऐसे देते हैं तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, है ना, एग्जाम कितने टाइम का है, 3 घंटे का, तुम तैयारी कितने दिनों से कर रहे हो, 1 साल, ठीक है। तो 3 घंटे के एग्जाम के लिए तुम 1 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना। तो तैयारी में ज्यादा टाइम लगा कि एग्जाम देने में, तैयारी में। तो तैयारी कौन सी फेज में, इंटर फेज में, ठीक है। टीचर को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती, है ना। तभी तो मैंने देखो एग्जाम्पल दूसरा अच्छा वाला दे दिया, है ना। सेल साइकिल सिर्फ उस पे लिखते हैं। चले आगे,
हाँ, सेल साइकिल की दो फेज थी, कौन कौन सी? एक तो इंटरफेज और एक एम फेज। तो एक तरफ मैं लिखूँ इंटरफेज, दूसरी तरफ मैं लिखूँ एम फेज। अब कभी किसी चीज की तैयारी करो ना तो तुम ऐसे सोचना कि हम इंटरफेज कर रहे हैं, है ना, और जब प्रोसेस हो तब सोचना कि क्या है, एम फेज है। एम फेज और वो क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है बेटा जी? इंटरफेज में क्या होता है? प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, सेल प्रिपरेशन करती है किसके लिए? डिवीजन के लिए। और यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल क्या होगी? एक्चुअल में डिवाइड करेगी। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होगा बेटा जी? एम फेज में। डिवीजन की तैयारियां किस में? इंटरफेज में। ज़्यादा टाइम किस में? इंटरफेज में। इसमें क्या होता है? मोर टाइम टेकन। और मोर टाइम कितना? सेल डिवीजन का मोर देन 95% टाइम सेल कहाँ वेस्ट करती है? इंटरफेज में। तो मोर देन 95 यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या होगा? लेस देन 5 मिनट, लेस टाइम टेकन। ये याद रखना है बेटा जी, मोर और लेस देन 5% टाइम कहाँ लगता है? एम फेज में। ठीक है। अब स्टडी को इजी बनाने के लिए इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं कितनी फेज में? 3 फेज में। कौन कौन सी? T1 फेज, गैप 1 फेज। कौन सा हो गया? गैप 1। गैप 1 को हम क्या बोल देते हैं? G1। दूसरी सिंथेसिस फेज। कौन सी फेज? सिंथेसिस फेज, या फिर इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे? एस फेज। तीसरी गैप 2। गैप 2 फेज मतलब क्या हो गया ये? G2 फेज। ठीक है, तो कौन कौन सी? G1, S और G2। एम फेज को हम कितनी फेज में डिवाइड करेंगे? 2 फेज में। कितनी फेज में? 2 फेज में। कौन कौन सा? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवाइड होगा। दूसरा क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। दूसरा क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवाइड होगा। फिर कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है इसमें? न्यूक्लियर डिवीजन। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसको फर्दर कितनी फेज में डिवाइड किया गया है? 4 फेज में। कौन कौन सी? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मेटाफेज, एनाफेज और यहाँ पे लिख देती हूँ टीलोफेज। समझ आ गई इतनी बात? इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा? नो मैम? यस मैम। कि नहीं पहन के आते हो टी शर्ट, है ना? क्या? ये तो कभी पहन के नहीं आता टी शर्ट। तुम किस लिए लिए हो?
तुम्हारा ऐसे नाम? चलें आगे, इतनी बात क्लियर है? अब इसको गैप वन, पहले हम इंटरफेज की बात करेंगे, नहीं पहले सेल साइकिल को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ऐसा भी है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। इसको ये वाली जो फेज है ये क्या है? G1, ये कौन है? S, और ये कौन सी है? G2, और ये वाली फेज कौन सी है? ये वाली फेज कौन सी है? M फेज। M में भी कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अब देखो डिवीजन कौन सी फेज में हो रहा है? इस फेज में। और इस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस। मतलब जो काम हो रहा है मेजर, वो इस और इस फेज में हो रहा है। इस फेज में, इसमें और इसमें। ये पूरी कौन सी फेज है? एम फेज है। एम फेज का ये वाला पार्ट क्या है? कैरियोकाइनेसिस, और ये वाला पार्ट क्या है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना? अरे ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? साइटोकाइनेसिस, और ये वाला पार्ट क्या है? कैरियोकाइनेसिस। तो इधर मैं लिख दूं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो तुमसे पूछे सेल डिवीजन को कितनी फेज में डिवाइड किया है? दो। कौन कौन सी? एक तो ये वाली फेज, जिसको हम कौन सी फेज बोलते हैं? इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। दूसरी ये वाली फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज। एम फेज को कितनी फेज में डिवाइड किया है? दो फेज। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कौन कौन सी? फिर कैरियोकाइनेसिस को कितनी फेज में? कितनी फेज में? चार। कौन कौन सी? प्रोफेज, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? एम फेज में क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। किसका? न्यूक्लियस का होता है पहले, फिर साइटोप्लाज्म का होता है। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, या फिर डीएनए का क्या होता है यहाँ पे? रेप्लिकेशन होता है। तो इस और इसके बीच में ये पहला गैप है, जिसको हमने क्या बोल दिया? गैप फर्स्ट। और इसके और इसके बीच में दूसरा गैप आया, जिसको क्या बोल दिया? गैप टू बोल दिया। क्या बोल दिया? गैप टू बोल दिया, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में कि गैप फर्स्ट और गैप सेकंड क्यों बोला? क्योंकि मेजर इवेंट जो है सेल साइकिल के, वो एस फेज में और एम फेज में हो रहे हैं, ठीक है। और उनके लिए जो भी हो रहा है वो G1 और G2 में। इन दोनों के बीच में पहला गैप है तो क्या हो गया? गैप फर्स्ट। दूसरा गैप है तो गैप सेकंड। समझ आ गई बात? अब पूछे कि दो सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में कौन सी फेज आती है? मतलब इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज। तो दो सक्सेसिव, तो लगातार इंटरफेज के बीच में कौन सी फेज आएगी? एम फेज आएगी। तो सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आएगी? इंटरफेज आएगी। कौन आएगी? इंटरफेज। फेज बिटवीन, फेज बिटवीन सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। G1 फेज आ जाएगी किसके किसके बीच में? सेल डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस के। G1, हाँ, इनमें सबसे, इन तीनों में सबसे ज्यादा टाइम किसमें होता है? G1 है। पूरी सेल साइकिल में भी हम G1 को ही मानेंगे, लेकिन G1 भी वेरी करती है। सबसे बड़ी G1, फिर S, फिर G2 होती है। इंटरफेज सबसे बड़ी होती है, इंटरफेज में भी सबसे बड़ी G1, फिर S होती है, फिर G2 होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम G1 में लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तैयारी किसमें होती है? G1 में होती है। तो पढ़ेंगे, ठंड रखो ना, वो भी पढ़ेंगे, जी नोट भी पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी जो क्वेश्चन इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रही हूँ मैं। क्या बन सकता है? तो सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में एम फेज, सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज, बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड सिंथेसिस फेज के बीच में G1, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोसिस के बाद में कौन सी आती है? G1, पोस्ट यानी प्री माइटोटिक फेज कौन हो गई? G2, प्री माइटोटिक फेज कौन सी हो गई? G2, माइटोसिस से पहले आ रही है। समझ गए? तो इस डायग्राम से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं लिख देती हूँ। फेज बिटवीन टू सक्सेसिव आई फेज, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज, सक्सेसिव इंटरफेज, दो सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में कौन आएगी? एम फेज आएगी। देखो पहले इंटरफेज आई, फिर एम फेज आई, फिर इंटरफेज आई, तो दो इंटरफेज के बीच में कौन सी फेज आ गई? एम फेज। फिर अलग दूसरी मैं बात करूं, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव, फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेज कौन आ जाएगी? बताओ। आई एम, आई एम, दो एम के बीच में कौन सी फेज आ रही है? इंटरफेज आ रही है ना, कौन सी फेज आएगी? इंटरफेज। अगला मैं लिखूं पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज कौन होगी? बताओ। वन, प्री माइटोटिक G2, माइटोटिक फेज कौन आ गई? वो आ गई। फेज बिटवीन सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ DNA, G1, फेज बिटवीन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ DNA, सिंथेसिस ऑफ DNA क्या हो जाएगा? कौन सी आएगी? G1। ठीक है, प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज G1, पोस्ट सिंथेटिक फेज G2। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा बता दो क्या आंसर? प्री सिंथेटिक, प्री सिंथेटिक G1 हो जाएगी, प्री सिंथेटिक सिंथेसिस से पहले G1, पोस्ट सिंथेटिक G2। ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, बस तुम ये डायग्राम बनाना और जैसा दिख रहा है वैसा आंसर दे देना। लिख लिए हो? होगा।
चले आगे। एक दो कलर और रखा करो, लाल हरा। सही चल रही है पढ़ाई? लिख लिया सबने? अब हम सब फेज के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर लिख रहे हैं, ऐसा क्या लिख रहे हो बेटा? हाँ, अरे गंदी बात होती है ऐसे लड़ाई करना। चले आगे। हाँ बेटा जी, अब हम बात करेंगे किसकी, इंटरफेज में भी किसकी। इंटरफेज के बारे में हमने ये बात कर ली, क्या क्या बात कर ली, कि ये दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है, और सेल डिवीजन का मोर देन 95% टाइम कहाँ लगता है, इंटरफेज में लगता है। तो इंटरफेज के बारे में क्या क्या जानते हो, बताओ, अभी तो बताया। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज है। दूसरा, 95% से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेज है। उसके अलावा प्रिपरेशन फॉर डिवीजन कहाँ होती है, इंटरफेज में होती है। इंटरफेज को कितनी फेज में डिवाइड किया गया है, तीन फेज। कौन कौन सी, G1, S और G2 फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सब फेज, कौन सी, G1 फेज की बात करेंगे। G1 फेज, G1 फेज में क्या होता है बेटा जी, सेल ग्रो करती है। सेल ग्रो सिर्फ जीवन में ही करती है बेटा, सेल डिवीजन के दौरान जो ग्रोथ होती है ना वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो जीवन में होती है। एस में भी ग्रोथ होती है, G2 में भी ग्रोथ होती है, लेकिन एम फेज में ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, इंटरफेज में, पूरी इंटरफेज में क्या होगी, ग्रोथ होगी, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी, G1 फेज में। और ग्रोथ होगी तो क्या बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल occurs
इन दिस फेज। और जहाँ पे ग्रोथ है तो अंडरस्टूड है कि कौन सी ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करेंगे जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे तो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो भी चीजें एस फेज के लिए चाहिए, जो भी चीजें एस फेज के लिए चाहिए वो सब इसमें बनेंगे। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, आरएनए वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहाँ बनेंगे, इसी में बनेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और क्या बनेंगे, क्या चाहिए, एटीपी, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा किस सेल में, इसी फेज में होगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, बाकी ज्यादातर सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, इसी फेज में होता है। तो मैं दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगी, डुप्लीकेशन मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, इसी फेज में होता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, थेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतना सब कुछ बन रहा है इसमें, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है किसकी, इंटरफेज की। इंटरफेज का सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, इसी में। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें, टाइम की सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, G1 में, फिर S में, फिर किस में लगेगा, G2 में। ठीक है? सेल ने तैयारियां कर ली डिवाइड होने की। ठीक है, कहाँ जाना है, एस फेज में जाना है। ठीक है, एस फेज में जाने से पहले उसको चेक किया जाएगा ये तैयार है कि नहीं तैयार है डिवीजन के लिए। तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट किसके बीच में, G1 और S के बीच में, तो मेजर चेक पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, और माइनर चेक पॉइंट कहाँ होता है, G2 और M के बीच में। इसलिए चेक पॉइंट नहीं पूछे जाते, फिर भी पूछ ले तो अब तुम्हें ये याद रखना, मेजर चेक पॉइंट कहाँ होता है, माइनर कहाँ होता है, किस किस का बना है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अगर आ जाएगा तो बस यही पूछेगा तुमसे। तो हम बात करते हैं आगे, कर लें, नहीं करें, चलो जब तुम बोलोगे तभी बात करेंगे आगे। हम तो बोलेंगे नहीं मैम, यार तुम भी, अगर तुम बोलोगे नहीं, बोलोगे, पता है, पास है। लिख लिए, क्या नाम है तुम्हारा, अभय, अभय, अभय या अभय, ये तुम्हारा क्या है, तुम भी बता दो।
याद तो किसका रहना। चलें आगे। अब देखो बेटा जी, ये सेल है हमारे पास, है ना। ये कौन सी फेज थी? G1 थी। यहाँ कौन सी है? एस फेज है। जब ये G1 से एस में जाएगी, G1 से जब सब कुछ हो गया, अब इसको कहाँ जाना है? S1 में। तो G1 और S के बीच में क्या है? मेजर चेक पॉइंट। क्या है? मेजर चेक पॉइंट। अगर पूरी तैयारियां प्रॉपर हो गई हैं तो सेल यहाँ से यहाँ आ जाएगी, अगर नहीं हुई है तो सेल यहाँ से यहाँ नहीं आएगी। जब सेल को जीवन से एस में जाना है, अगर सेल एस में चली गई ना तो डिवीजन को कोई नहीं रोक सकता, डिवीजन होगा ही होगा। ठीक है। अगर जीवन से एस में नहीं जाने से पहले, जीवन से एस में जाने से पहले सेल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 3। कौन कौन से? वो इनएक्टिव हो जाए। क्या हो जाए? इनएक्टिव, मतलब एक स्टेज में चली जाए जिसको हम क्या बोलते हैं? जी नोट फेज। एक इनएक्टिव फेज में चली जाए जिसको हम क्या बोले? जी नोट फेज, मतलब डिवीजन नहीं करे, अरेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसके पास कितनी चॉइसेस है? 3। पहला तो क्या है? एंटर इनटू जी नोट, एंटर हो जाए, जी नोट में एंटर हो जाए। जी नोट को ही हम क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज। दूसरा क्या ऑप्शन है इसके पास? ये क्या हो जाए? डिफ्रेंशिएट हो जाए। क्या हो जाए? डिफ्रेंशिएट, मतलब जानते हो डिफ्रेंशिएशन का? डिवाइड ना करे, है ना। तुमने पढ़ा होगा ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइड करता है, लेकिन कुछ सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये सेल को डिवीजन नहीं होना था, इसने क्या कर दिया? एक काम करने लग गई अपना, तो उसको क्या बोल दिया? डिफरेंशिएशन। तीसरा इसके पास क्या है? डिवीजन करना ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? डिवीजन। अगर इसे डिवीजन करना है तो इसको G1 से कहाँ जाना पड़ेगा? एस में जाना पड़ेगा। G1 से कहाँ जाना पड़ेगा? एस में। और इसको यहाँ से यहाँ जाने से पहले क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। अगर तुम्हें MBBS करना है ना, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? नीट देना पड़ेगा। यहाँ पे चेक किया जाता है कि बच्चे तैयार हैं कि नहीं है ना। जो तैयार है वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, जो तैयार नहीं है वो या तो इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, या फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं। कोई शादी कर लेता है, ठीक है, कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। हैं? हाँ सही तो बोल रही हूँ बेटा। मैं तुम्हें पढ़ने के साथ साथ जीवन भी बताऊंगी, जीवन की सच्चाइयाँ भी बताती हूँ। ठीक है। तो मतलब ये सेल यहाँ से यहाँ जाने से पहले इसके पास कितने ऑप्शन? 3। अगर इसने ये कर दिया, मतलब एग्जाम क्रॉस कर लिया, तो ये क्या होगी? डिवाइड होगी ही होगी। एक बार तुमने नीट क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया, तो तुम डॉक्टर बनोगे। भले ही तुम छोला छाप डॉक्टर बनो, भले ही तुम जो क्या बोलते हैं नीडल इंजेक्शन वगैरह तुम पेट में छोड़ के आओ पेशेंट के, लेकिन तुम डॉक्टर बन जाओगे। भले ही 10 साल में बनो, बैक टू बैक लगती रहे, लेकिन डॉक्टर तुम बनोगे, है ना। अगर तुमने नीट क्रैक कर लिया तो डॉक्टर बनोगे ही बनोगे। अगर नहीं किया तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इनएक्टिव हो जाए या फिर डिफ्रेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए। कई ऐसे होते हैं ना, ध्यान की तुम काम करने लग जाते हैं, कहीं पे जॉब करने लग जाते हैं, है ना, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। ठीक है, ये बात थी। तो इतना समझ आया? G1 से S के बीच में क्या है? मेजर चेक पॉइंट। अब कौन सी फेज होगी यहाँ पे? G2, और यहाँ क्या होगा? M। एक और चेक पॉइंट होता है, तो क्या होता है? G2 से M में जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइनर चेक पॉइंट। वहाँ पे भी तो एग्जाम लगते हैं, कॉलेज में भी तो एग्जाम लगते हैं, है ना। उसमें पास हो जाओगे तो डिवाइड कर जाओगे, नहीं हो जाओगे तो बैक लग जाएगी, बाद में कर लोगे, लेकिन पास तो कर ही लोगे। तो यही है, मेजर चेक पॉइंट कहाँ है?
G1 और S के बीच में, माइनर चेक पॉइंट G2 और M के बीच में। अगर सेल G1 से S में चली गई तो क्या होगी, डिवीजन करेगी ही। अगर नहीं गई या तो क्विसेंट स्टेज में चली जाएगी या फिर डिफरेंशिएट हो जाएगी। अब हम पहले बात करेंगे किसकी, क्विसेंट स्टेज की, फिर हम बात करेंगे एस फेज की। पहले इतना लिख लो। अब तुम्हें ये याद रहे ना यार, जब भी तुम पढ़ोगे तो कहानी जरूर याद आ जाती है, तो फिर तुम समझ जाते हो उस चीज। आ रही है? आ रही है क्या, नहीं आ रही? अब देखो, चले जी नोट पेज पे। यहाँ से यहाँ जाना था, नीट क्रैक करना सपना था, है ना, लेकिन सपना टूट गया। क्या याद आता है, छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, है ना। तो इसको सेल को भी क्या लगता है, जग सुना सुना लगता है। ये क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। अब सेल इनएक्टिव स्टेज में चली गई तो क्या वो इनएक्टिव है क्या उस स्टेज में? अगर तुम मतलब कोई किसी का सपना टूट जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्या वो जिंदा नहीं है ना। मतलब उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। वो सांस भी ले रहा है, वो डाइजेशन भी कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है ना। बस वो जो काम कोई काम नहीं कर रहा है, बस वो एक कमरे में बंद हो गया है या हो गई है। वैसे ही ये सेल क्या हो गई है, एक स्टेज में एंटर हो गई है। वहां पे ये कोई काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है मतलब ग्रोथ नहीं कर रही है, प्रोलिफ्रेशन नहीं कर रही है, डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी। बस क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। इनएक्टिव मतलब प्रोसेस इसके स्लो हो जाएंगे। कोई काम, नहा रहा है, मन नहीं है, नहाना है तो नहा लेंगे, वरना सोए रहेंगे। खाना खाने का मन नहीं है, खाएंगे, घर वालों के सामने खाना पड़ता है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएंगे। वैसे ही ये सेल इनएक्टिव स्टेज में जाएगी तो मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिव होगी। मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिव, मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म होंगी, केमिकल रिएक्शन होंगी, लेकिन वो क्या नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी, प्रोलिफ्रेशन नहीं करेगी। इसलिए इस सेल को हम क्या, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। शांत अवस्था, एकदम से शांति वाली स्टेज में चली, ठीक है, शांत अवस्था बोला जाता है इसको। और ये कहाँ होती है, कौन सी सेल में होती है? कैंसर सेल तो बहुत ज्यादा डिवीजन करती है बेटा जी, तभी नर्व सेल में, नर्व सेल में सेंट्रियोल नहीं होता ना, वो डिवीजन नहीं करती। हार्ट सेल जो होती है वो डिवीजन नहीं करती। तो हार्ट सेल और नर्व सेल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, किसका, जी नोट फेज का। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी इनके बारे में लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।